नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ट्रंप लौटे हैं मिडिल ईस्ट से, ऐसे जैसे कोई बादशाह छोटी छोटी रियासतों में अपनी गया हो, वैसे अय्याशी थी। क्या शानदार स्वागत किए गए, क्या शानदार उनका एहतराम किया गया। जहाज जा रही है तो पीछे 5 और जहाजें जा रही हैं। मस्जिद में घुमाया जा रहा है, सलामी दी जा रही है, डांस चल रहा है, स्वागत हो रहा है, खान पान पकवान वो सारा कुछ तो होगा ही। दुबई में गए तो शेख साहब अपनी अहलिया के साथ उनके स्वागत में खड़े थे, हाथ मिलाए जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन यह वही वक्त था जब गजा के अंदर इजराइल लगातार हमले कर रहा था। अगर कल की बात करें तो अकेले कल 70 लोगों को मार दिया गया है। आपको याद होगा कि उनकी मिडिल ईस्ट की यात्रा से पहले विटकाफ ने सीधी बात की थी हमास के साथ और यह वादा किया था कि अगर अमेरिकी जो बंदा है आप तुम्हारे पास उसको छोड़ दोगे तो हम वहां पर इमदाद वगैरह शुरू करा देंगे। हमास ने विटकाफ की बात पे भरोसा किया और विटकाफ की बात पे भरोसा करके जो एक अमेरिकी होस्टेज उसके पास था उसको छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक ठाक, हंसता गाता, हेल्दी वो बाहर निकला है। उसकी जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर लगता है कि गजा के लोगों ने खुद भले रोटी नहीं खाई है, खुद भले वो एकदम भूखे हैं, परेशान हैं, लेकिन उसको कायदे से रखा है और वो बाहर निकल जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है। लेकिन आज तक इमदाद शुरू नहीं हुई गजा के अंदर। गजा के अंदर क्या हो रहा है? लगातार बमबारी हो रही है, लगातार घर तोड़े जा रहे हैं और 74 दिन हो गए, 74 डेज हो गए, अनाज का एक दाना गजा के अंदर नहीं पहुंचा है। लोग भूख से परेशान हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर बताती है कि इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं वही प्राइवेटली इस बात को मान रहे हैं कि गजा भूख के कगार पे है और यह सारा कुछ सिर्फ एक आदमी की वजह से है, नेतन्याहू की वजह से। ट्रंप ने इस पूरी यात्रा में नेतन्याहू से बात नहीं की। ट्रंप इजराइल गया भी नहीं, ना इजराइल गया ना टर्की गया। वो सिर्फ वहीं गया जहां से उसको माल मत्ता मिलना था। अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट हुए। कतर ने तो मिलियंस का एक जहाज ही नया दे दिया जिसमें वो बैठ कर गया। स्वागत का मैंने आपको बताया ही कि ऐसे जैसे किसी बादशाह का एहतराम कर रहे हो, ऐसे जैसे किसी बादशाह को तस्लीम कर रहे हो, वैसे स्वागत हुआ उनका। सबने तस्लीम कर लिया इस बात को कि दुनिया का राजा, दुनिया का बादशाह ट्रंप हो ना हो, लेकिन मिडिल ईस्ट वालों का, जो मिडिल ईस्ट के कतर हैं, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनका बादशाह तो जाहिर तौर पर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। जब अरबों बहाए जा रहे थे, जब सीरिया का सारा कर्जा चुका दिया गया और जोलानी जो कल तक वांटेड की लिस्ट में था, जिसके सिर पर इनाम था, उसकी तस्वीरें आई ट्रंप के साथ। यह सारा तमाशा जब चल रहा था, यह सारा नाच गाना जब चल रहा था, तब गजा की चिंता इनमें से किसी को नहीं थी। किसी ने गजा की बात नहीं की। लेकिन कतर के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने यह बात कही कि ट्रंप बिल्कुल ये जो होस्टेज डील है, जिसमें सारे होस्टेज रिहा हो जाते और जिसमें गजा के अंदर जो इमदाद पहुंचाने का काम था वो अमेरिका की सरपरस्ती में शुरू हो जाता, इजराइल को बाहर रख के, ये सारा कुछ बिल्कुल होने ही वाला था। उसी रात इजराइल ने जानबूझकर एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की और सैकड़ों लोगों को मार डाला। दावा यह किया गया कि अहमद सिनवार के लिए यह सारा कुछ किया गया है। याह्या सिनवार का भाई है जो गजा में हमास की जो आर्मी है उसका काम संभालता है। दावा यह किया गया कि अहमद सिनवार को मारने के लिए यह हमला हुआ है। हकीकत यह है कि आम लोग मारे गए हैं। जो मारे गए हैं उनकी आप शक्लें देखेंगे। एक आर्टिस्ट हैं इल्हाम अल बौदी, पेंटर हैं ये। इनके हस्बैंड को 2 महीने पहले मार दिया गया था, ये मारी गई। ये 5 नौजवान जो आपके सामने दिख रहे हैं ये मारे गए, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गईं। अहमद सिनवार की डेथ अभी तक कंफर्म नहीं की है, ना ही इजराइल दावा कर रहा है कि अहमद सिनवार मारा गया है। यह सारा कुछ इसलिए किया गया ताकि जो डील एकदम होने वाली थी, दोहा में नेतन्याहू के लोग भी गए थे और हमास के लोग भी थे और अमेरिका के लोग भी थे। यह डील होने वाली थी लेकिन यह डील ना हो पाए, इसके चलते यह मैसाकर किया गया। हमास का कहना है विटकाफ ने हमें धोखा दिया है। विटकाफ ने कहा था कि आप रिलीज कर दोगे उसके बाद तुरंत इमदाद शुरू हो जाएगी, लेकिन रिलीज होने के बाद भी अभी तक इमदाद शुरू नहीं हुई है।
यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अमेरिका जो इमदाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई शामिल हो ना हो, पहले इमदाद तो शुरू हो। कुछ लोग फर्जी वीडियो चला रहे हैं कि चाइना से जहाज में आई है और इजिप्ट के रास्ते जो है इमदाद आई है। झूठ है बिल्कुल वो वीडियो। बहुत सारे लोग उस पर यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे चाइना की तारीफ करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल झूठा वीडियो है। वो वीडियो दरअसल इजिप्ट के साथ चाइना का एक संयुक्त एयर अभ्यास हुआ था, उसका वीडियो है। कहीं से कोई इमदाद गजा के अंदर पहुंची नहीं है और नेतन्याहू सारी कोशिशें यही कर रहा है कि इमदाद ना पहुंचे। कतर से जाते वक्त ट्रंप ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है नेतन्याहू निकलवा लेगा सारे जो उसके होस्टेज हैं, उनको निकाल लेगा? अंग्रेजी में जो उसने कहा वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। उसने कहा, आई डोंट नो इफ नेतन्याहू कैन गेट होस्टेजेज आउट। मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू अपने होस्टेजेज को बाहर ला सकता है या नहीं ला सकता है। एक भी तारीफ का लफ्ज नहीं कहा है नेतन्याहू के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उसने कहा है कि वहां पर लोग परेशान हैं और वहां के हालात बहुत खराब हैं। यह ट्रंप ने बयान दिया है कि पीपल आर स्टार्विंग, लोग भूख से मर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि उसने कहा है मैं लौट कर देखता हूं, यानी अमेरिका जाने के बाद उसको जो करना होगा करेगा। इस पूरे खेल को आप समझिए। ट्रंप और अमेरिका ने किनारे कर दिया इजराइल को कि हम सीधे बात करेंगे। बात की, अपना बंदा छुड़वा लिया और वो तैयार थे इस बात के लिए कि इमदाद शुरू हो जाए। पूरे प्रोसेस की बात हो रही थी। अब ट्रंप ने धोखा दिया है हमास को, या नेतन्याहू ने जानबूझकर हमले बढ़ाकर हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि इमदाद का काम शुरू ही ना हो पाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर धोखा दिया है ट्रंप ने, जिस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तब तो आप समझिए कि वो कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन अगर धोखा नहीं दिया है और जो खबरें आई थी, जो मैंने भी आपको दिखाया था कि नेतन्याहू से वो काफी नाराज है, उसने कहा था कि हम फेडअप हो गए हैं नेतन्याहू से, अगर वो सही है तो जाने के बाद वो क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। ईरान को लेकर उसने बहुत साफ कहा है कि ईरान को हमने ड्राफ्ट प्रपोजल दे दिया है और अब ईरान से एटॉमिक समझौता कभी भी हो सकता है। हालांकि उसने धमकी वाले जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप एक तरफ पीस की बात करता है, अमन की बात करता है, और दूसरी तरफ वो धमकियां भी देता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। लेकिन फिर भी जितने इशारे मिल रहे हैं, जितने सोर्सेज बता रहे हैं दुनिया भर के, उससे यह लगता है कि ईरान के साथ समझौता तो वो कर लेगा। हूथी के साथ उसने क्लियर समझौता कर लिया है। हूथी के ऊपर कल इजराइल ने बमबारी की है, परसों हूथी ने बम फेंके थे। इजराइल के साथ हूथी का चल रहा है, लेकिन अमेरिकी बॉम्बर्स अब वहां बम नहीं बरसा रहे हैं। और अमेरिका ने हूथी के साथ जो यह समझौता किया है, इजराइल को किनारे रख के किया है। क्या हमास के केस में भी वो यही काम कर सकता है कि इजराइल को किनारे रख के फलस्तीन के साथ समझौता करे और उसके बाद वहां पर इमदाद लगातार शुरू करे? ये देखने वाली बात होगी। इसके बीच में बहुत सारी खबरें आ रही हैं और सारी खबरें सही हों ये जरूरी नहीं है। मसलन टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि वॉशिंगटन वोंट फोर्स इजराइल टू एंड वार, यानी कि वाशिंगटन, अमेरिका इजराइल को अपनी जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाएगा। लेकिन कह कौन रहा है? टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है। पिछली बार भी जब अमेरिका हमास से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा था तो इन्हीं अखबारों ने और नेतन्याहू के लोगों ने किसी तरह से वो बातचीत पंचर की थी। और इस बार भी उस बातचीत को पंचर करने के लिए तमाम तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, जो सही भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे एक खबर यह चल रही है कि अमेरिका प्लान कर रहा है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फलस्तीनियों को, गजा में रहने वाले फलस्तीनियों को लीबिया में बसाने का। लीबिया को वो पैसे वैसे देगा और उसके बाद लीबिया से कहेगा कि 1 मिलियन यानी 10 लाख फलस्तीनियों को तुम अपने यहां बसा लो। लीबिया में गद्दाफी के बाद जो हालात हैं उसमें कोई ऐसा है नहीं जो अमेरिका को मना कर सके। अगर अमेरिका वाकई ये करना चाहेगा तो सिर्फ इतना होगा कि गजा से लोगों को निकाले कैसे। गजा के लोग निकलने को तैयार नहीं है, बाकी लीबिया तैयार मिलेगा। अब ये भी खबर कल से चल रही है। अब ये खबर कितनी सही है या उड़ाई गई है ये हम नहीं जानते हैं। अखबारों में लिखे अल्फाज पर भी या टीवी पर बोले गए अल्फाज पर भी हम आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप लगातार दावे कर रहा है कि उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग थी वो रुकवा दी। सवाल यह है कि तुमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी, वो तो वैसे भी रुक जाती। 4 दिन में नहीं 10 दिन में सही रुक जाती। दोनों बहुत मजबूत देश हैं और दोनों सीज फायर करते ही करते आखिरी तौर तक कोई लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, ये सब जानते हैं।
किसका कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ यह मैं लगातार बताता रहा हूं, इसको बताने की अलग से कोई जरूरत है नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तुम 100 बार यह क्रेडिट ले रहे हो कि तुमने जंग रुकवा दी। यूक्रेन रशिया की जंग तो अभी रुकवा नहीं पाए, और गजा के अंदर जो जंग चल रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट थी रुकवाना, क्योंकि औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, तुम खुद कह रहे हो, वो भी जंग तुम नहीं रुकवा पाए अभी तक। तो जहां के वादे करके आए थे वो तो तुम कुछ कर नहीं पाए। तुमने वादा किया था गजा में जंग रुकवा देंगे, तुमने वादा किया था रशिया और यूक्रेन में जंग रुकवा देंगे, वो तो रुकवा नहीं पाए। इंडिया और पाकिस्तान की जंग तो कोई पहले से चल नहीं रही थी, अचानक शुरू हुई एक वजह से, और जंग हुई ही नहीं। बेसिकली दोनों कंट्रीज ने वार डिक्लेयर ही नहीं किया, स्कर्मिश आप कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, तो वहां आपने रुकवा दिया और उसकी क्रेडिट आप खा रहे हो घूम घूम के। और वो क्रेडिट इसलिए खा रहे हो क्योंकि ना तो गजा में तुम जंग रुकवा पाए और ना ही रशिया और यूक्रेन में जंग रुकवा पाए। गजा के हालात देखने हैं तो इन ट्वीट्स को एक बार देख लीजिए जो गजा के लोग कर रहे हैं। इनको पढ़ के अगर आप इंसान हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा, आपका कलेजा पिघल जाएगा, आपका कलेजा टूट जाएगा कि इंसानियत को इस हद तक जुल्म झेलना पड़ रहा है और सारी दुनिया खामोश है। खामोश तो खैर नहीं है, लेकिन जितना बोल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्रकार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसको किसी ने पोस्टराइज किया, उसमें उसने कहा है कि इफ यू आर साइलेंट ऑन गजा यू आर कॉम्प्लिसिट विद इट। अगर तुम गजा पे खामोश हो तो तुम दरअसल गजा पे जो जुल्म हो रहा है उसमें शामिल हो। एक लेटर आया है, एक लेटर इंटरनेट पे वायरल है, जिसमें यूरोप के 6 मुल्कों ने एक साथ एक स्टेटमेंट निकाला है फलस्तीन पर। इसमें जो सिग्नेचर हैं वो आयरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, स्पेन, माल्टा और स्लोवानिया के लोगों के हैं, वहां के लीडर्स के हैं और ऑफिशियल लीडर्स के हैं, सरकारों के प्रतिनिधियों के इस पर सिग्नेचर हैं। इसकी शुरुआत ही होती है कि वी वोंट रिमेन साइलेंट ऑन गजा, गजा पर हम खामोश नहीं रहेंगे। इसमें लिखा गया है कि गजा में जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं और इजराइल जिस तरह से वहां पर जेनोसाइड लगातार कर रहा है उसको रुकना चाहिए, गजा में जंग रुकनी चाहिए और गजा के लोगों को खाना मिलना चाहिए, इमदाद मिलनी चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए। और ठीक इसी वक्त एक और इंपॉर्टेंट बयान आया है मैक्रॉन का। मैक्रॉन के बयान लगातार आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि जून में हम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और उनका बयान यह है कि द सिचुएशन इन गजा इज इनटॉलरेबल। गजा में जो हालात हैं वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये मैक्रॉन का बयान आया है और इसके साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर आई है। फ्रांस और सऊदी जो हैं वो यूएन के अंदर एक समिट करने वाले हैं। वो समिट जिसको स्पॉन्सर करेंगे फ्रांस और सऊदी अरब मिलके। ये समिट होनी है 17 से 20 जून के बीच और कहा यह जा रहा है कि इस समिट में 2 नेशन थ्योरी जो फलस्तीन के अंदर है, फलस्तीन के अंदर ही मैं कहूंगा क्योंकि फलस्तीन को 2 मुल्कों में बांटा गया था, एक को इजराइल कहा गया था, दूसरे को फलस्तीन कहा गया था। ऐसा होने से पहले वो पूरा इलाका फलस्तीन था। तो फलस्तीन में जो 2 नेशन थ्योरी है उसको आखिरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा, यानी फलस्तीन को एक नेशन के रूप में मान्यता दी जाएगी, एक खुद मुख्तार मुल्क के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह मान्यता देंगे फ्रांस और सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया तो पहले से यह मान्यता देता है, वो तो इजराइल को मान्यता नहीं देता है और उस पर बाकी मुल्कों से सहमति कराई जाएगी। यह फ्रांस और सऊदी अरबिया की जो होने वाली समिट है, जो मैंने आपको बताया कि 17 से 20 जून के बीच होगी, यह बेहद बेहद इंपॉर्टेंट समिट है। देखिए, नेतन्याहू कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतन्याहू का दिया बुझने वाला है और उसके पहले वो बहुत तेजी से फड़फड़ा रहा है। इसीलिए लगातार गजा में जितना कर सकता है तमाशा उतना तमाशा कर रहा है। गजा में लोग मर रहे हैं, बेहद दर्द की बात है ये, जिसका मैंने कहा कि जिसका सीना इससे टूट न जाए, जिसका कलेजा फट न जाए, उसको अपने इंसान होने पर शक करना चाहिए। ऐसे में ट्रंप का क्या रोल होगा, यह बेहद इंपॉर्टेंट होगा। क्या केवल अपने एक बंदे को छुड़ाने के लिए उन्होंने नाटक किया था इजराइल से नाराज होने का, या फिर वो वाकई गजा के अंदर इजराइल का जो रोल है उसको लेकर नाराज हैं? क्योंकि अभी तक उनके मुंह से नेतन्याहू की कोई मैंने तारीफ नहीं सुनी है, जबकि जो अमेरिकी होस्टेस था उसको रिहा हुए कई दिन हो गए। वो मिडिल ईस्ट में थे, सऊदी अरबिया में थे, कतर में थे, यूएई में थे,
लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं या ये या वो या कोई भी। जब भी पूछा गया तो यही कहा कि गजा के हालात बहुत खराब हैं। हां, कहा किसने? सऊदी अरबिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जरूर कहा कि अगर गजा में जंग रुकवानी है तो होस्टेजेस को रिहा कर देना चाहिए और हमास को गजा से निकल जाना चाहिए। एक को रिहा तो किया, उसके बाद जंग रुक गई। एक को रिहा किया था, इसी शर्त पे रिहा किया था कि इमदाद शुरू होगी, वो तो नहीं हुआ। जिस दिन सबको रिहा कर देगा उस दिन गारंटी लेगा यूएई की गजा के अंदर कुछ नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं लेगा। उसके बाद भी ऐसे ही अय्याशी चलती रहेगी, ऐसे ही खामोशी चलती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट के खासतौर पर अरब मुल्कों से कोई उम्मीद गजा को लेकर किया जाना बेवकूफ़ी है। उम्मीद अगर है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से है, यूरोप के मुल्कों से है, अमेरिका से है। ये क्या स्टैंड लेते हैं? कनाडा में जो नए आए हैं प्रधानमंत्री, उनका भी रुख इजराइल को लेकर वैसा नहीं है, थोड़ा बदला हुआ है। इन सब का कोई असर होगा तो होगा, वरना सच कह रहा हूं, गजा में जो चल रहा है इंसानियत के चेहरे पर अब तक का सबसे बड़ा धब्बा है। एक दिन इतिहास खड़ा होगा और पूछेगा कि तुम सारे लोगों ने, जिन लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन की बातें की थी, जिन लोगों ने ह्यूमन राइट्स की बात की थी, जो कुत्ते बिल्ली के भी राइट्स की बात करते हो, वो फलस्तीन के इंसानों के राइट्स की बात पर कैसे खामोश थे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।